दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल के मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है। आप देख ही सकते हो कि जियो फाइनेंशियल ने बहुत सारे बिजनेस शुरू कर दिए। चाहे वो आप देख लो कि लीज का बिजनेस हो, ब्रोकिंग का बिजनेस हो, एडवाइजरी सर्विस का बिजनेस हो, बहुत अच्छा कर रहे। लगातार बहुत सारे म्यूचुअल फंड लॉन्च किए गए जो काफ़ी अच्छा कर रहे। अब ऐसे में कंपनी ने एक बड़ा निर्णय लिया है। आने वाले समय आप देख ही सकते हो कंपनी जिस तरह से बिज़नेस में एक के बाद अब लाइफ इंश्योरेंस के बिज़नेस में भी तेज़ी से आगे बढ़ने की तैयारी है, रीफाइनेंस का बिज़नेस शुरू कर चुकी है कंपनी। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति? यहाँ पे आईपीओ आने जा रहा है, तैयारी हो चुकी है और आईपीओ में निवेशकों को क्या फ़ायदा होगा जो इस समय निवेश कर चुके हैं रिलायंस में, उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 229 पर आप देख सकते हो कि क्लोजिंग थी कल। 0.85% की यहाँ पे गिरावट देखने को। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि शुरुआत कमजोरी के साथ ही हुई 227 पर। पिछले दिन की क्लोजिंग 231 के आसपास थी। ये गिरावट क्यों हुई? क्योंकि बाजार में भी 1200 पॉइंट की गिरावट के साथ शुरुआत हुई। काफ़ी ज़्यादा कमजोरी का माहौल बना हुआ था और इसकी वजह से यहाँ पे 223 तक चला गया था लो में, लेकिन जो हाई बना 230 का, तो बाजार रिकवर हुआ। तो यहाँ पर भी रिकवरी देखने को मिली। ये लो जो बना है अभी 52 वीक का वो 203 का है। स्टॉक फिलहाल उसी के आसपास है क्योंकि हाई 338 का है। तो 394 तक ये चला गया था। आप देख ही सकते हो कि डीमर्जर के हुआ जो रिलायंस के बाद में ये अलग से लिस्ट हुआ और तब से इसने काफ़ी बेहतर भी किया था, लेकिन अब गिरावट का सिलसिला पूरे बाजार में है जिसकी वजह से ये भी नीचे आ गया। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो ब्लैक रॉक के बिजनेस में एक बड़ा फैसला किया गया। यहाँ पे मैनेजमेंट में बदलाव होगा। तो मार्क पिलग्रिम जो है वो अब यहाँ पे रिजाइन करने जा रहे हैं और स्वप्निल भास्कर है जो अब कंपनी की कमान संभालेंगे। तो शुरुआत में ही आप देखें तो यहाँ पे बड़ा निर्णय लिया गया और उसके पीछे थोड़ा चौंकाने वाला कहा जा सकता है क्योंकि अभी भी सारे बिजनेस शुरू हुआ और जल्दी ही यहाँ पे देख सकते हो कि मार्क पिलग्रिम क्यों आखिर इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। जियो ब्लैक रॉक आपको पता ही है कि जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक का एक जॉइंट वेंचर्स है जो डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये देख सकते हो कि जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है मार्क पिलग्रिम, यह अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं और ब्लैक रॉक में नई लीडरशिप भूमिका संभालने जा रहे हैं। यानी इस्तीफा इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको अब ब्लैक रॉक में फिर जाना है और वहाँ पे उनको नई लीडरशिप मिल रही है। तो आप समझ ही सकते हो कि वो ब्लैक रॉक से आए थे और वापस ब्लैक रॉक में ही जाएंगे। वहाँ पे उनको एक नई बड़ी लीडरशिप की भूमिका मिलने वाली है। तो ये कदम जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक के बीच बने डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट जॉइंट वेंचर के अहम बदलाव के तौर पे देखा जा रहा है। तो एक्चुअल में अगर आप देखें तो मार्क पिलग्रिम को इसलिए लाया गया था कि वो बिजनेस को एक बार सेटअप कर दे। तो उनकी जो एक्सपीरियंस के तौर पे यहाँ पे कंपनी ने वो सारा सेटअप उन्होंने किया, बिजनेस की शुरुआत हुई। अब वो अब फिर से अपने ब्लैक रॉक में लीडरशिप पोजीशन में जाने को तैयार हो गए। तो ये देख ही सकते हो कि पिलग्रिम ने इंडिया फोकस एडवाइजरी प्लेटफॉर्म की शुरुआती स्थापना में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा है कि यह फैसला जॉइंट वेंचर्स के तहत 2 बिजनेस के ऑपरेशन शुरू होने और रिटेल फोकस वेल्थ मैनेजमेंट सेवाओं के लॉन्च होने के बाद लिया गया है। यानी उनका एक तरह से काम यहाँ पे पूरा हो चुका है, उनको जो करना था वो कर चुके हैं। अब ये जो ज़िम्मेदारी मिलने वाली है वो देख सकते हो कि स्वप्निल भास्कर को मिलेगी। स्वप्निल भास्कर पिलग्रिम की जगह मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ का पद संभालेंगे। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे प्लेटफॉर्म के विकास के अगले चरण का नेतृत्व करेंगे क्योंकि ये प्लेटफॉर्म पूरे भारत में अपनी डिजिटल निवेश सलाहकार सेवाओं का विस्तार कर रहा है। आपको ये पता ही होगा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को यूनिक सेवाएं मिल रही है। एडवाइजर सर्विस का बिजनेस भी अच्छा है। ऐसे में आप देख सकते हो कि ये जो प्लेटफॉर्म है आने वाले समय और बेहतर करेगा नई मैनेजमेंट के तौर पे स्वप्निल भास्कर का सहयोग के साथ। तो ये देख सकते हो कि एक लिंक्डइन पोस्ट में भास्कर ने कहा है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर जुड़ रहे जब अधिक भारतीय बचत से निवेश की ओर बढ़ रहे और आसान तकनीक आधारित सलाह सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है। यानी जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो छोटे निवेशक है, वो भी अब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उनको मौका मिलना चाहिए और ये हम मौका देने जा रहे हैं। दूसरी एक और अलग पोस्ट में पिलग्रिम ने कहा है कि इस बिजनेस को साथ मिलकर लॉन्च करना मेरे कैरियर की सबसे बड़ी
उपलब्धियों में से एक है। यानी मुझे गर्व रहेगा कि इस बिज़नेस की शुरुआत में मैं इसके साथ जुड़ा और मैंने ये अपना कर्तव्य पूरा किया। उन्होंने ये भी बताया कि वे लंदन लौटेंगे और ब्लैक रॉक में इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। तो ये देख सकते हो कि उनका काम-काज पूरा हो चुका है, इसलिए उनको फिर से बुलावा आया है, अब वो लंदन जाएँगे, जिनमें भारत का जॉइंट वेंचर भी शामिल है। तो उन्होंने आगे कहा है कि भास्कर के नेतृत्व में कंपनी आगे विस्तार करने और अपनी पहुँच बढ़ाने के लिए मजबूत स्थिति में है। यानी एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में कमान सौंपी जा रही है जो बहुत अनुभवी है और उनके नेतृत्व में कंपनी और बेहतर करेगी, ये पिलग्रिम का कहना है। तो ये देख सकते हो कि ये जो लीडरशिप में बदलाव ऐसे समय में हो रहा है जब ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट कंपनियां भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है और घरेलू बचत के वित्तीय निवेश तथा डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग पर दाव लगा रही है। तो ऐसे में लोगों को इस समय निवेश के लिए मौके चाहिए और कंपनी इसमें प्रोवाइड कर रही है। तो जियो फाइनेंशियल तो अपॉर्चुनिटी है, एक नई लीडरशिप आने वाले समय इसके बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट एक और निकल के आ रही है, रिलायंस जियो अपने इन्वेस्टर से बातचीत कर रही है, जो उनकी इंडिविजुअल स्टेक है वो 8% आईपीओ के माध्यम से बेचे। तो मुकेश अंबानी की यही कोशिश है कि जो 13 फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो फर्म है वो 8% की हिस्सेदारी अपनी बेच दे। तो आने वाले समय में जो उनका जो बड़ा सपना है, एक नए देख सकते हो कि बिजनेस को लिस्टिंग टेलीकॉम टू एआई कंपनी के लिस्टिंग की, वो कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पे जियो प्लेटफॉर्म की बात करें तो पूरी यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है। चाइना मोबाइल के बाद नंबर 2 की, इंडिया की तो पहली है लेकिन पूरी दुनिया के अंदर नंबर 2 की ये कंपनी है। और यहाँ पे इन्होंने आईपीओ के लिए अप्रूवल के लिए फाइल कर दी है। तो जल्द ही इनको अब आईपीओ लेके आना है। तो कंपनी के अंदर जो बड़े इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पे मेटा, जिनके पास 9.99% की हिस्सेदारी है, लगभग 10%। गूगल, जिनके पास 7.73% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा विस्ता इक्विटी पार्टनर्स और केकेआर 3 जो गल्फ सॉवरेन फंड है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, मुबादला और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, इन सब के पास भी हिस्सेदारी है। और ये सब के अंदर से वो चाहते हैं यहाँ पे मुकेश अंबानी करीब 8% की वो अपनी हिस्सेदारी डाइल्यूट करे। आईपीओ का जो हमारा जो मामला है वो आगे बढ़े। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन सब निवेशकों को भी फ़ायदा होगा, आईपीओ आएगा, शेयर की प्राइस बाज़ार में बढ़ेगी, तो वो अपनी हिस्सेदारी थोड़ी-सी डाइल्यूट यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो चाहते कि हर जो इन्वेस्टर है लगभग 8% की अपनी हिस्सेदारी बेच दे। तो यहाँ पे 10% की हिस्सेदारी मेटा की है, इसका मतलब 0.8% की हिस्सेदारी उनकी डाइल्यूट होगी, जो देखो कि 1% से भी कम होगी। तो ये आईपीओ का जो स्ट्रक्चर होगा वो ऑफर फॉर सेल होगा। तो टोटल स्टेक यहाँ पे सेल किया जाएगा 2.5 से 3% के आसपास। और ये देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा ये यानी दुनिया का तो नहीं बल्कि इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ होने जा रहा है। तो यहाँ पे 2020 के अंदर जियो प्लेटफॉर्म के अंदर $20.5 बिलियन का निवेश किया गया था फॉरेन इन्वेस्टर की तरफ से। और आप देख सकते हो कि इसकी वजह से इनको काफ़ी सारा फ़ायदा भी हुआ है। तो यहाँ पे जेफरीज ने नवंबर में जो एक अंदाज़ा लगाया, जियो का वैल्यूएशन वो $180 बिलियन के आसपास रखा गया है। तो इस हिसाब से जो आईपीओ है वो $4 बिलियन का आईपीओ हो सकता है, जो सबसे बड़ा आईपीओ इंडिया का हो बनेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जियो म्यूचुअल फंड का भी निवेश जियो फाइनेंशियल में काफ़ी अच्छा हुआ है। 119 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे फ्रेश एंट्री की है, काफ़ी बड़ा ये आंकड़ा है। 37 म्यूचुअल फंड ने एग्जिट किया है, जो काफ़ी कम है जिस हिसाब से खरीदारी हुई है। ये आंकड़े उत्साहवर्धक है। म्यूचुअल फंड की खरीदारी शुरू हो चुकी है, इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड दाव लगा रहे। ऐसे में जियो फाइनेंशियल का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है इस समय। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।